आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान। 6 बजने जा रहे हैं और ये खास वक्त होता है हमारे बेहद खास बुलेटिन सलाम दक्कन का। आज दक्कन में भी जबरदस्त वोटिंग हुई है। तीसरे मरहले में 117 सीटों में कर्नाटक, तमिलनाडु की 1 और केरल की सीटों पर भी वोटिंग हुई है। इस कर रहे हैं जुनूब की जंग की। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए आज वोटिंग की गई और तीसरे मरहले में जुनूबी हिंद की यानी साउथ इंडिया की 3 रियासतों में वोटिंग हुई। इसमें कर्नाटक की 14, केरल की सभी 20 सीटें और तमिलनाडु की 1 सीट कोल्लार, यहां पर वोट डाले गए। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर आज तीसरे मरहले के लिए वोट डाले गए। केरल की 20 लोकसभा सीटों पर कुल 243 उम्मीदवार मैदान में रहे। वायनाड से सबसे ज्यादा 22 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी भी वायनाड से इंतखाबी मैदान में हैं। इस सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपी सुनीर को मैदान में उतारा। राहुल गांधी के साथ उनका सीधा मुकाबला देखा गया और वोटिंग खत्म हो गई है। और राहुल गांधी ने इस सीट का ऐलान, इस सीट को चुना ही इसलिए था क्योंकि पूरे साउथ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर उठाने के लिए एक प्रभाव डाला जा सके, लोगों को मुतासिर किया जा सके, एक मैसेज दिया जा सके। कितना वो कामयाब रहा ये बिल्कुल 23 तारीख को पता चल पाएगा। लेकिन वोटिंग खासी हुई है। अभी थोड़ी देर बाद आंकड़े भी आ जाएंगे। तो केरल की खासतौर से जो चुनाव है उस पर सभी की नजर है। खासतौर से बंगाल और त्रिपुरा में अपने इख्तिदार गंवाने के बाद लेफ्ट का भी एक आखिरी किला है केरल, जहां पर अपने आप को बचाना उनके लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है। केरल की 20 सीटों पर आज वोट डाले गए। और बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में 14 सीटों पर तीसरे मरहले की वोटिंग हुई। ये 14 सीटें हैं चिक्कोडी, बेलगाम, बगलकोट, बीजापुर, कलबुर्गी। ये कलबुर्गी जहां से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। रायचूर, बीदर, कोप्पल, बेल्लारी, हावेरी, बेल्लारी, बहुत खास सीट। ये उपचुनाव में फिर कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली थी। इधर धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे, शिमोगा, इनमें अहम सीट जो है कलबुर्गी है। आपको बताएं जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का मुकाबला बीजेपी के उमेश जाधव से रहा और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जाधव कांग्रेस से एमएलए भी रहे हैं। अब ये बहुत दिलचस्प हो गया कि खड़गे विधानसभा से लेकर लोकसभा का एक भी इलेक्शन आज तक नहीं हारे हैं। ऐसे में शिवमोगा सीट से बीजेपी के रियासती सदर अगर हम बात करें, येदियुरप्पा लोकसभा में पहुंचे थे। इस बार इस सीट से येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला कर्नाटक के साबिक वजीर आला बंगरप्पा के बेटे मधु बंगरप्पा से रहा। धारवाड़ से बीजेपी के रियासती सदर रह चुके प्रहलाद जोशी एक बार फिर हुबली धारवाड़ से उम्मीदवार रहे हैं, जिनका मुकाबला कांग्रेस के विनय कुलकर्णी से हुआ। कुलकर्णी लिंगायत हैं जबकि जोशी ब्राह्मण हैं। उत्तर कन्नड़ा से मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े का मुकाबला जनता दल की उम्मीदवार आनंद आसनोनकर से है और हेगड़े को जहां अपने हिंदुत्व की छवि पर भरोसा है तो वहीं आसनोनकर सेकुलरिज्म के नाम पर वोट चाहते रहे। इधर बीजापुर, जिसको विजयपुरा भी कहते हैं, यहां से मरकजी वजीर जिनका रमेश बीजेपी के उम्मीदवार रहे, जबकि डॉक्टर सुनीता देवानंद जनता दल सेक्युलर की उम्मीदवार रहीं। आपको बता दें यहां आज जहां इलेक्शन हुए हैं 14 सीटों पर, वहां पर जनता दल सेक्युलर अपना खाता 2014 में खोल भी नहीं पाया था। बेल्लारी से कांग्रेस के वीएस उग्रप्पा मैदान में है, जिनका मुकाबला बीजेपी के वाई देवेंद्रप्पा से रहा। बेल्लारी की पहचान रेड्डी बंधुओं की वजह से भी है। और बीदर से कर्नाटक कांग्रेस के कारगुजार सदर ईश्वर खंडरे इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, जिनका मुकाबला बीजेपी के भगवानाथ खूबा से रहा है। तो कर्नाटक की जंग भी बहुत दिलचस्प रही। 2014 में बीजेपी कर्नाटक की इन 14 में से 11 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस को महज 3 सीटें मिली थी, लेकिन बेल्लारी सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने यह सीट बीजेपी से छीन ली थी। बीजेपी को हार का मुकाबला देखना पड़ा था। जेडीएस के पास एक भी सीट नहीं थी। तो लोकसभा इलेक्शन 2019 में तीसरे मरहले की वोटिंग खत्म हो चुकी है और इस मौके पर कई बड़े लीडरान ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया और वोट डालने के बाद उन्होंने निशान भी दिखाया। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दक्षिण की, साउथ की, जुनूब की, अलग अलग जगह बेहद खास मुकाबले। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि विपक्ष के नेता भी रहे, उन्होंने
आज अपना वोट डाला और वो खुद चुनाव मैदान में है और उनका रिकॉर्ड है कि वो अभी तक एक भी इलेक्शन नहीं हारे हैं। तो इस बार इनका मुकाबला कांग्रेस से ही बीजेपी में गए एक अहम लीडर से, जो कि एमएलए भी रह चुके हैं कांग्रेस के। और अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये चुनाव किस तरफ जाता है। वोटिंग पूरी हो गई है और इसी तरह केरल में भी एक अहम सीट है, शशि थरूर की सीट तिरुवनंतपुरम। वहां पर भी बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। वायनाड में राहुल गांधी खुद चुनाव लड़े हैं। तो सबरीमाला के जरिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपना खाता खोलने की कोशिश कर रही है, केरला में घुसने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने यहां पर किसानों की आत्महत्या का मुद्दा बनाया है और कलबुर्गी में मल्लिकार्जुन खड़गे, मतलब दक्षिण में हम देखें तो दोनों कौमी पार्टियां अपने आप को बनाए रखना चाहती हैं, घुसने की फिराक में हैं और किस हद तक के कामयाब हो पाती हैं देखना दिलचस्प होगा। और शशि थरूर के मुकाबले में बीजेपी के कुम्मन राजशेखरन ने, जो साबिक गवर्नर रह चुके हैं, तो बड़ा टफ मुकाबला है तिरुवनंतपुरम का। शशि थरूर ने हालांकि काफ़ी लोगों के बीच रहे हैं, काम वगैरह भी काफ़ी वो करते रहे हैं और तनाज़े में भी काफ़ी, वो विवादों में भी काफ़ी रहे हैं। एक बार रुक करते हैं, बेंगलुरु से हमारे साथ शाहिद काजी जुड़ गए, हमारे रिपोर्टर, इनसे बात करते हैं। शाहिद, 14 सीटों पर आज जो कर्नाटक में इख्तिताम पजीर हुए इंतखाबात, आप लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज़रा हमें थोड़ा सा बता दीजिए क्या माहौल रहा, वोट परसेंटेज अगर आ गया हो तो वो भी बता दीजिए। और अब अगर हम देखें कर्नाटक में पूरा हुआ ये इलेक्शन, बयार किस तरफ बहती सी नजर आई? इमरान, देखिए मैं इस वक्त हुबली में हूँ और हुबली जो है धारवाड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। और न सिर्फ हुबली बल्कि जितने शुमाली कर्नाटक के 14 हलकों में आज इंतखाबात हुए हैं, तमाम में जो है वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। जैसा कि हम सुबह से दिखा रहे हैं लाइव में कि किस तरह से लोग जो हैं घर से निकल के लगातार लंबी लंबी कतारों में लगे थे और अपने वोट का इस्तेमाल करने का जो जज्बा उनमें देखने को मिल रहा था, अंदाज़ा यही लग रहा था कि काफ़ी अच्छा परसेंटेज होगा। जिस तरह से 18 तारीख का जो बेंगलुरु और जुनूब का जो इंतखाबात हुए थे 14 सीटों पे, उसमें जो परसेंटेज की गिरावट थी, उसमें कहीं ना कहीं ये जो मैसेज गया था लोगों, शुमाली कर्नाटक के लोगों को, उसका जो एक रिज़ल्ट देखने को आज हमें मिल रहा है। क्योंकि 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो हमारे पास है, तकरीबन 62% का जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्रॉस कर चुका था 5 बजे तक, यानी कि 6 बजे तक की यहाँ वोटिंग का टाइम दिया गया था। अगर इसको अंदाज़ा लगाया जाए तो कम से कम जो है 70% से ज़्यादा जो है पूरे कर्नाटक में पोलिंग हुई है। और जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं धारवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पे भी जो है काफ़ी अच्छी वोटिंग हुई है और तकरीबन 72% तक वोटिंग यहाँ अंदाज़ा लगाया जा रहा है। चूँकि अभी बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, थोड़ी देर में जो है इसका भी खुलासा हो जाएगा, लेकिन कम से कम जो है 70% मानी जा रही है। जिस तरह से यहाँ के लोगों में जोश देखने को मिला, हालांकि ये शुमाली कर्नाटक जो है काफ़ी गर्म इलाका है, यहाँ पे धूप थी, गर्मी थी, इसके बावजूद जो है न सिर्फ मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन भी बड़ी तादाद में बाहर निकलती हुई नजर आई। जिस तरह से हम लोगों से बात कर रहे थे, लोगों में एक जज्बा था, वोट की अहमियत को समझ रहे थे लोग, और जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल है, इलेक्शन का जो एक अवेयरनेस है वो यहाँ भी देखने को मिला। शायद लिंगायत तबके का खासा दबदबा है इस जुनूबी हिस्से में कर्नाटक के। और अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, असेंबली इंतखाबात की बात करते हैं, तो दोनों ही सियासी जमातों ने लिंगायत पर पूरा दाना डालने की कोशिश की थी। कांग्रेस ने तो जहां पर उन्हें अलग मजहब का दर्जा देने की बात कह दी थी, इधर बीजेपी ने अपने ढंग से पोलराइज करने की कोशिश की थी। इस बार अगर हम देखें, हालांकि नुकसान ही हुआ था, कांग्रेस को उसका नुकसान ही हुआ था, लेकिन अगर हम देखें तो इस बार किस तरह से मुतासिर करने की, प्रभावित करने की कोशिश की इन दोनों सियासी जमातों ने साउथ में लिंगायत तबके को, साउथ कर्नाटक में। देखिए इमरान, जो लिंगायत का मसला है वो शुमाली कर्नाटक का है, क्योंकि ये जो 14 सीटें हैं ये पूरे शुमाली कर्नाटक के हैं और यहाँ सबसे बड़ी तादाद लिंगायतों की है। लिंगायतों को जो अलग मजहब देने का जो मामला कांग्रेस ने उठाया था वो कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित हुआ था। असेंबली इंतखाबात के बाद लगातार कांग्रेस के बड़े लीडरान इस मामले पर माफ़ी मांगते हुए, डीके शिव कुमार को भी देखा गया था कि उन्होंने कहा था कि लिंगायत हो या कोई भी मजहब के मामले में किसी भी पार्टी को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो इंतखाबात था, इसमें कभी लिंगायत के अलग मजहब को मामले को लेकर कभी बयानबाजी या किसी भी तरह का कांग्रेस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई है। तो इस वक्त जो इलेक्शन हुए हैं इसमें लिंगायत फैक्टर
या लिंगायत के मज़हब को लेकर कोई सियासत नहीं हुई है, लेकिन ये सबसे बड़ा इलाका है शुमाली कर्नाटक में। लिंगायत जो तबका है वो काफ़ी बड़ी तादाद में है और सारे पार्टियों का जो टारगेट होता है वो लिंगायत कम्युनिटी होती है, लेकिन इसके साथ साथ ही माइनॉरिटी भी जो है काबिल। भाई मैं उसी सवाल पर आ रहा था, शायद मुसलमानों का भी खासा होल्ड है शुमाली कर्नाटक में और काफ़ी मजबूत है। अगर हम देखें तो कुछ सीटों पर फैसला कुन भी होते हैं। ऐसे में उनको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए दोनों सियासी जमातों ने जोर लगाया होगा, वो बयार किस तरफ बह रही है? देखिए, माइनॉरिटी में हल्की सी नाराज़गी थी कांग्रेस को लेकर, खासकर कांग्रेस और जेडीएस की तरफ से शुमाली कर्नाटक में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दी गई थी, जिससे लेकर हल्की फुल्की नाराज़गी थी। लेकिन तमाम माइनॉरिटी लीडरों ने आपस में ये मीटिंग करके हाईकमान से बात करके ये जो नाराज़गी थी इसे इलेक्शन से पहले ही ख़त्म कर लिया था। और तमाम माइनॉरिटी का जो झुकाव है इस बार भी हर बार की तरह इस बार भी जो है कांग्रेस इत्तेहाद की तरफ ही देखने को मिला। और बाकी जो बीजेपी का जो हार्डकोर वोटर है वो भी अपने आप में एक मजबूत वोट बैंक है। वो भी हम सुबह से देख रहे थे कि जिस तरह से जो मेजर कम्युनिटी है, चाहे वो लिंगायत हो, उनका ज़्यादातर झुकाव जो है बीजेपी की तरफ था। तो जो माइनॉरिटी का जो एक कहीं ना कहीं एक वोट बैंक को धक्का पहुंचने वाला था, उसे कांग्रेस ने वक्त रहते ही जो है अपने कब्जे में कर लिया। और जो वोट बैंक है माइनॉरिटीज़ की वो कहीं ना कहीं कांग्रेस इत्तेहाद के साथ नज़र आई। जी जरा हम कैमरा पर्सन से कहेंगे आपके जरिए कि दिखाएं, अभी भी कतारों में लोग खड़े हुए हैं, हालांकि वोटिंग खत्म हो गई, लेकिन आखिरी शख्स जब तक खड़ा रहेगा कतार में तब तक उसे वोट डालने का मौका मिलेगा। तो आप बता रहे हैं खासा परसेंटेज आया है, लेकिन अभी ऑफिशियल आना बाकी है। लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का हम भी 5 बजे तक का दिखा रहे हैं। तो आपसे दिखाना चाहेंगे आप इस वक्त, अगर किसी बूथ पर हैं आप तो ज़रा दिखाएँ। इमरान, देखिए हम इस वक्त जो है केशवापुर के कॉन्वेंट स्कूल में खड़े हैं और यहाँ पे जो है जैसे ही 6 बज गए उन्होंने वहाँ से गेट सील कर दिया। जो लोग अंदर थे उन्हें वोटिंग का मौका दिया जा रहा है, जो बाहर हैं उन्हें अब मौका नहीं दिया जा रहा है। बाकी इस मामले में बात करने के लिए जो सुबह से यहाँ पे लोग खड़े थे, जो समाजी कारकुन हैं उन लोग भी खड़े थे और इस पूरा जो गतिविधियाँ हैं उस पर बात करने के लिए कुछ अहबाब हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से परसेंटेज रहा, पिछली मरतबा किस तरह का माहौल था, इस मरतबा क्या माहौल रहा है। पिछली मरतबा 2014 में उससे बहुत अच्छी बेहतर जो है पोलिंग हमारे धारवाड़ लोकसभा में हुई है, क्योंकि पिछली लोकसभा में जो है ना उतना जो जोश नहीं था जो इस लोकसभा में आया है। जोश बहुत जबरदस्त। क्या वजह है कि इतना जोश आया? अभी बचा बाकी अवेयरनेस जो था, लोगों के जो मैसेज दिया जा रहा था कि वोट की अहमियत को समझाने की जो कोशिश अभी हमारे पास जो है ना सबसे बड़ी हथियार बची हुई एक वोट है। इसलिए सभी लोग जो है ना डिस्कस करके वोट को जो है ना जाया नहीं होने देना और जाके अपने अपने उम्मीदवार को वोट डालना। बिल्कुल, जो पिछला जो रिजल्ट था कहीं ना कहीं जो 65 या 64% का जो पिछले साल का था, इस मरतबा जो है 70% से ज़्यादा क्रॉस हुआ है। इसकी क्या वजह रहेगी? वही अवेयरनेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो बहुत सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं और बहुत सारे जो लोग हैं उनको इस बार वोटिंग का जो अहमियत है, जो वोट का जो वोट की क्या ये है उसका बारे में मालूम पड़ गया है। और इसीलिए आज सुबह से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6:30 बजे से लोग आने लगे थे वोटिंग डालने के लिए। तो ये जो है ना बहुत अच्छी साइन है कि 6-6:30 बजे, 7 बजे से एक्चुअली पोलिंग होती है, लेकिन 6:30 बजे से लोग यहाँ पे लाइन लगाए हुए थे। तो वो अच्छा लगा हम लोगों को। यहाँ पर एक्चुअली गर्मी भी बहुत थी, तो दोपहर में 1-1.5 घंटे के लिए थोड़ा यहाँ पर गैप था। फिर उसके बाद शाम में जो है ना और पिकअप हो गया। तो लास्ट ये जो वोटिंग का परसेंटेज है वो सुबह से ही था इमरान। हम लोग सुबह से ही दिखा रहे हैं कि 7 बजे से पहले जो है कतारें लग चुकी थी। इस बार खास बात ये भी रही कि जो खवातीन हर इंतखाबात में हमें देखने को ज़्यादा नहीं मिलती थी, इस मरतबा सुबह से ही जो है अपने पर्दे के साथ जो है इतनी गर्मी में लगातार शाम तक हमें खवातीन देखने को मिली। हम हुबली धारवाड़ के अलग अलग पोलिंग बूथ में हम गए, देखे जहाँ वहाँ का इंतज़ाम देखे, लेकिन कुछ ऐसे भी पोलिंग बूथ थे शुरुआत में जो है दिक्कत हुई, जो मशीनों की खराबी की वजह से उसमें ताखिर से शुरू हुई थी। उसके बाद जो ताखिर से शुरू हुआ है वहाँ पर ज़्यादा टाइम भी दिया गया है। जी इमरान, ठीक है, शुक्रिया शाहिद काजी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हुबली से आप हमारे साथ जुड़े हुए थे और साउथ में अच्छी वोटिंग हुई है, 70% तक जा रहा है। कर्नाटक की अगर हम बात करें, जिस इलाके में शाहिद थे वहां भी खासी वोटिंग हुई। अभी भी लोग कतारों में लगे हुए हैं, वोटिंग खत्म होने के बाद भी आखिरी शख्स वोट डालेगा तब तक के लोग कतार में रहेंगे। मेरे साथ नीतू डबास साहिबा हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडर हैं और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखने के लिए इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। नीतू जी, आपका खैर मकदम है। एडवोकेट SK मुखर्जी साहब को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, स्पोक पर्सन है, तर्जुमान है RLD के। और अर्पित गुप्ता मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आइए शुरुआत करते हैं इस बातचीत की। जुनूब पर फोकस हमारा रहेगा। नीतू जी, देख रहे हैं कि
नॉर्थ में इधर कुछ कमी आ रही है वोटिंग परसेंटेज में, लेकिन साउथ में बहुत अच्छा परसेंटेज आज भी देखने के लिए मिला। चाहे कर्नाटक की बात कर लें, केरला की बात कर लें, आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? क्या मोह भंग हो रहा है नॉर्थ का सियासी जमातों से? इधर और ज्यादा जागरूकता आ रही है, साउथ में बेदारी आ रही है, क्या बात है? युवराज जी, बहुत अच्छी बात है कि उभरते हुए लोकतंत्र की बहुत अच्छी खासियत है कि जितना वोटर पार्टिसिपेट करता है उतना ही लोकतंत्र जो है फलता और फूलता है। और बहुत अच्छा लगा कि लगभग 70 मुझे लगता है अभी तक के सभी चरणों के चुनाव के बाद शायद 70% जो है दक्षिण भारत से ही ये न्यूज आई है कि इतनी वोटिंग परसेंटेज हुई है जी। जागरूकता है उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की मैं ये तुलना तो नहीं करूंगी कि उनका रुख या वोटिंग के प्रति उनका रुझान कम हो रहा है, इसके अपने अलग अलग कारण होंगे। लेकिन मैं जो एक बात जो अभी जो एक मतदाता वहां पर खड़े होकर बता रहे थे कि जोश बहुत हाई है हमारा और हम जो है काफी जोश में है वोट डालने के लिए, तो मुझे लगता है कि जब देश में एक पॉजिटिव चीजें होती हुई दिखाई देती हैं तो लोगों के अंदर जोश जो है, मतदाताओं के अंदर जोश होना स्वाभाविक होता है। जब वो खुलकर अपने जो है प्रदेश के लिए वोट डालते हैं, लोकतंत्र के लिए वोट डालते हैं, चुनाव के लिए वोट डालते हैं, तो अच्छी बात है, अच्छा है। इसमें कारण या तुलना करना मुझे लगता है कि अलग अलग कारण रहे होंगे, लेकिन मैं इसको बहुत ही सकारात्मक रूप में देख रही हूं। नीतू जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण की तरफ बहुत मजबूती के साथ बढ़ने की कोशिश की जा रही है बीजेपी तरफ से। कर्नाटक में आपको अपनी सीटों को बचाने का चैलेंज है, क्योंकि इस बार आपको गठबंधन की तरफ से वहां पर कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद की तरफ से बड़ी कड़ी टक्कर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप लोग तमिलनाडु में भी खाता खोलना चाहते हैं, आप लोग कोशिश में हैं कि केरला में भी सबरीमाला के जरिए अपनी पैठ बना सकें, मतलब आपने भी अपने पासे वहां बिछाए हैं। कितनी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव दक्षिण में लेकर आ रहे हैं, अगर ओवरऑल दक्षिण की मैं बात करूं, क्योंकि आप इस बात को बिल्कुल सच्चे दिल से समझेंगे कि वहां पर आप लोगों का बेस है नहीं दरअसल, लेकिन आप लोगों ने कोशिश की है और वो एक सीट भी अगर आपको मिलती है, एक आध भी अगर इधर से मिलती है केरला से या तमिलनाडु से, तो इधर आपको जो नुकसान हो रहा है वो उसकी भरपाई एक सीट भी करेगी। जी इमरान जी, मैं एक बात जो है आपके पहले प्रश्न के साथ भी जोड़ना जो शुरू की कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सिर्फ जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके साथ साथ अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ मोदी जी ने जो एक अभियान शुरू किया था कि वोट जरूर डालें, एक तो उस अभियान का मैं जो है प्रभाव काफी देख रही हूँ कि युवा हो, महिलाएं हो और सभी वर्ग के लोग जो है वोट डालने के लिए प्रोत्साहित हुए और शायद भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी जिन्होंने लगातार वोट डालने की अपील भी की है। दूसरी बात मैं कहूंगी जी, दक्षिण भारत की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टी हावी रहती हैं, चुनावी उनके मुद्दे अलग वहां पर रहते हैं, लेकिन हमने लगातार कोशिश की है, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे हो, चाहे मोदी जी, उन्होंने लगातार पिछले दिनों की एक रैली का फोटो हमने जो है वायरल वीडियो देखा था जिसमें मोदी जी अपनी जैसे ही उनका जो हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला था तो लोगों ने अपने मोबाइल, अंधेरा हो चुका था और केरल के लोगों में इतना उत्साह था मोदी जी को देखकर, उनको जो है स्वागत करते हैं हम उन्हें मोबाइल की लाइट दिखाकर। इसे पता चल रहा है कि देश के, मैं एक बात जो कहना चाहूंगी, जो मुझे लगता है कि दक्षिण भारत की राजनीति में जो स्थानीय मुद्दे थे उसके साथ साथ अब लोगों का जुड़ाव जो है देश के जो राजनीतिक जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके साथ भी जो है एक प्रभाव देखने को आया, वो अपने आप को जुड़ाव जो है महसूस करते हैं और जो है उन्होंने जो है लगातार समर्थन इसमें दिया है और पूरा आशान्वित है। हमने पिछली बार बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, उन सीटों को तो बनाए रखना ही है और मैं पूरी तरह से पॉजिटिव कि हमारी जो है अच्छा प्रचंड बहुमत हमें जो है दक्षिण भारत से इस बार देखने को मिलेगा। एसके मुखर्जी साहब, कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगाई हुई है। केरला के वायनाड से इलेक्शन लड़कर के राहुल गांधी ने पूरे दक्षिण को साधने की कोशिश की है। यहां भी कांग्रेस करीब करीब खत्म ही थी, उसने अपने आप को फिर से जिंदा करने की कोशिश की है। बीजेपी की ताकत को भी घटाना है, वहां की जो लोकल रीजनल पार्टियां हैं उनको भी काबू में रखना है। कांग्रेस को भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, ऐसा नहीं है। और राहुल गांधी वहां से अगर मैदान में हैं और उन्होंने लगातार वहां पर वक्त दिया है बहुत बड़ा मैसेज देने के लिए। कांग्रेस भी इतना हल्का चुनाव ये नहीं लड़ रही है, उसको भी पता है कि कहां नुकसान होगा और कहां से कुछ फायदा होगा जो हमारी सीटें बढ़ाएगा। जी, मैं इमरान साहब एक बात बताऊं आपको, ध्यान करिएगा, 1977 ऑनवर्ड्स 1977 के बाद से हमारे यहाँ पर इलेक्शन का ट्रेंड क्या रहा है, हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी का ट्रेंड रहा है, जो इलेक्शन का वोटिंग का ट्रेंड रहा है 77 के बाद से, वो यही रहा है कि कांग्रेस का, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको मेरे उससे पॉलिटिकल एफिलिएशन से बिल्कुल ना जोड़ें, मैं खाली इससे मैं जो बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते कह रहा हूँ कि वहाँ पर कांग्रेस का जो बेसिक रहा है शुरू से, वो वहीं से शुरू होता है। जब भी कांग्रेस दिक्कत में आई है, जब भी कांग्रेस को प्रॉब्लम्स आई हैं या जब भी प्रॉब्लम क्राइसिस रहा है, हमेशा साउथ ने सपोर्ट किया है जी। आज की तारीख में भी मुझे किसी हद तक यही लग रहा है, जिस तरह की वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है या
वायनाड से लड़ने का जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट का अपना डिसीजन है वो किसी हद तक यही मैसेज देने का है, उससे कोई दीगर अलग बात नहीं है। क्योंकि वहां पर ये बात सही है कि वो कि लोग कह सकते हैं कि वहाँ माइनॉरिटी है या वो बहुत सारे फैक्टर्स वो आप कंसीडर कर सकते हैं, पर मेरे विचार में ऐसा नहीं है। वहां पर आपको साउथ से कांग्रेस हमेशा यही कोशिश करती है और उनको मिला भी है, इसका रिटर्न मिला भी है हमेशा। और इस बार भी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, परसेंटेज वोट बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि किसी के अगेंस्ट में या नेगेटिव या पॉजिटिव वोट हो। हमारे यहाँ पे अवेकनिंग अब आई है, जो हमारी जागृति जो आई है बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही पॉजिटिव वेलकम है डेमोक्रेसी के अंदर। वहां पर केरल में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा, उसको कांग्रेस ने बहुत तगड़े से उठाया, किसानों का मसला लगातार वो उठा रही है। और साउथ में खासतौर से लेफ्ट को अपना जो गढ़ है उसको बचाना भी एक बड़ा चैलेंज है। और सीधा मुकाबला अगर हम देखें तो वहां कांग्रेस कर रही है, अगर हम सीधे उसका इत्तेहाद जो है वो पूरा वो मिलकर के कर रहा है। तो ऐसे में ये जो केरल की 20 सीटें हैं वहां पर कितना प्रभाव डालेगी कांग्रेस आपको लगता है? क्योंकि मुद्दे भी उठा रही है, अहम मुद्दे उठा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए हमारे पे नॉर्थ पे भी किसानों का मुद्दा एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसको मैंने कई मर्तबा टीवी चैनल पर कहा, और मैं फिर कह रहा हूँ कि साउथ के अंदर भी यही पोजीशन है। वहां पर भी किसानों की कोई हालात में कोई ज्यादा तब्दीली नहीं है, वहां पर भी वो लोग उतना ही क्राइसिस फेस कर रहे हैं। पर वहां पर कुछ लोग वहां के जो बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज हैं, शशि थरूर वगैरह जैसे लोग लड़ रहे हैं, ये लोग वास्तव में वहां पर सीन को डोमिनेट करने की कंडीशन रखते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, आई नो हिम इन पर्सन, रीजन बिहाइंड, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पर्सनली कांग्रेस के से अलग या वैसे भी अदरवाइज भी ये लोग वो अपने आप में ताकत रखते हैं जो कि थोड़ा सीन को डोमिनेट कर सकते हैं। तो एक चीज, दूसरी चीज ये है वहां पर जो माइनॉरिटीज का सवाल है, जो बीजेपी वहां कोशिश कर रही है, करना चाहिए। देखिए हर पार्टी को अपने अपने अख्तियारात हैं, कोई भी आदमी वहां पर, क्योंकि उनका बेसिस नहीं है जी, वहां पर उनका बेसिस नहीं है, तो इस समय सीधे तौर पर केरल की बात करें तो ये कांग्रेस इत्तेहाद वाला यूडीएफ है और एलडीएफ है, उन दोनों के बीच में ही सीधा मुकाबला। बिल्कुल सीधी बात है, बिल्कुल सीधी बात है। और ऐसे बीजेपी की जगह आप कहां देखते हैं, कितनी देखते हैं? सबरीमाला का एक बड़ा मुद्दा, बीजेपी ने उसको लपका और लगातार उस पर बनी रही, उसने अपना दम वहां दिखाने की कोशिश की है केरला में, और पूरे साउथ को एड्रेस किया है उन्होंने। मैं सबरीमाला जो इशू है वो बहुत एक्सट्रीमली सेंसिटिव और रिलीजियस है, और मैं उस बिंदु पर यहाँ बैठ करके ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि अभी भी इलेक्शंस बाकी हैं। तो देखिए कभी भी हमको कम्युनल लाइंस पर नहीं सोचना चाहिए, और वो एब्सोल्युटली, लेकिन बीजेपी ने उसको चुनावी रूप से बनाने की बहुत कोशिश की, ये उनका नजरिया है। देखिए बीजेपी की अपनी मजबूरियां हैं, बीजेपी की अपनी मजबूरियां हैं। एक सेकंड में कंप्लीट कर दूं बहन जी, एक मिनट में कंप्लीट कर दूं, वो बोलिएगा। बीजेपी की देखिए अपनी कंपल्शंस हैं, उनको मजबूरन यही कोई ना कोई रास्ता इधर का रिलीजन का उठाना ही पड़ता है, क्योंकि जहां पर किसी के कोई बेसिक नहीं कंट्रोल नहीं होता, वहां पर किस जरिए से घुसेगा? इमोशनल रास्ता रहता है, तो वो इमोशन के जरिए तो घुसेंगे। तो आप उसको ये न समझें, मैं उसको ये नहीं मानता, मेरा ये अब सबरीमाला मैटर को मैं ये नहीं मानता कि वो इनको बहुत बड़ा सपोर्ट बेसिस दे रहा है। नेचुरली आइडेंटिफिकेशन जरूर हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान तो मिली ना, पहचान से की या उसमें एंट्री मारने की पहचान, उसका थोड़ा फर्क है। उसका फर्क ये है, देखिए वहां पर जहां लेफ्ट में थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जो लेफ्ट की जो कुछ परसेंटेज कम हो रही है, लेफ्ट की परसेंटेज डिवाइड होने के बाद दो ही जगह जाएगी ना, आइदर इन कांग्रेस और बीजेपी, थर्ड जगह तो नहीं जाएंगे। तो इसीलिए वहां पर अब आपका वहां पर कार्ड ये खेलना है, देखिए वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को अपना कार्ड खेलना है कि उन जो झूठे हुए लोग हैं, जो लेफ्ट फ्रंट से अलग हो रहे हैं, उनको कहां ले जाना है, कहां लेना है, तो वो लोग उसको इसी मुद्दे को उठा करके ही तो उसको अपने साथ ला सकते हैं। और इसका कोई इसका अदरवाइज कोई सब्सटेंशियल अप्रोच या गेनिंग नहीं है। मेरा कुछ कहना चाह रही थी जी इमरान जी, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि सबरीमाला के मुद्दे को आप बार बार जो है, मुखर्जी जी भी जो है बार बार इस मुद्दे को जोड़ रहे कि जो है बीजेपी ने, वहां पर सरकार किसकी रही है, राज्य सरकार किसकी रही है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय किसका रहता है, राज्य सरकार का। तो इसमें बीजेपी पे आरोप लगाना, और बीजेपी में दूसरी बात जो है एक संवेदनशील मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, लोगों की जो वहां पर जो मान्यताएं हैं उसकी रिस्पेक्ट करना, लेकिन हमने उस पर आकर कहीं उनका बीच बचाव कर या इस तरह से नहीं है, राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का विषय था, वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इस पे बीजेपी पे आरोप लगा दिया गया। ये तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते ना, आपने उस मुद्दे को उठाया, वहां के लोगों की इस मामले में नुमाइंदगी की, क़यादत की, उसमें कोई बुराई की बात नहीं, आपने अपने ढंग से सियासत की। नहीं, लेकिन उसका कितना फायदा आपको होगा वो वहां की आवाम क्या करेगी? लगाया कि भाई हमने कोई उसको हमने उस मुद्दे को हमने बनाया, जो कहने से जो निकल कर आ रहा है कि हमने बनाया, लेकिन आपने राज्य सरकार का मुद्दा था, और
आप कर सकते हैं एंड ऑर्डर राज्य सरकार का मुद्दा होता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, वो उसको सुलझा नहीं पाए, उसको डील नहीं कर पाए, इस वजह से जो है समस्या तूल बन गई। राजनीतिक मुद्दा बना ना, वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है ना, वो उस आधार पर भी सोचेंगे ना कि राज्य सरकार उस मुद्दे को संभाल नहीं पाई और वो राजनीतिक मुद्दा बन गया। मैंने जो अभी कहा था, मैं यही बार बार कह रहा था कि लेफ्ट और जो यूनाइटेड फ्रंट है, एलडीएफ और यूडीएफ जो है, इन दोनों के बीच में सिचुएशन जो क्रिएट होती है, स्पेस क्रिएट होता है, उसको ऑक्युपाई करने के लिए कोई एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है। और कोई मैं कोई एलिगेशन नहीं है, मेरे शब्दों को बिल्कुल इसमें बीजेपी को अभी वक्त लगेगा वहां पर, बिल्कुल निश्चित रूप से, निश्चित रूप से जल्दी में नहीं। देखिए ऐसा कभी भी नहीं होता, ये तो कभी कभी देखिए रिएक्शंस के अंदर होता है, ये मैंने 1977 के अंदर देखा है या 1984 के अंदर देखा है, जहां पर रिएक्शंस के अंदर वो इलेक्शंस आते हैं, गवर्नमेंट आती है, पर वो स्थायी नहीं होती या उनका बहुत दिनों तक वो सरकार में। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनकी हिकमत अमली पूरे देश में छाने की है, तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल किसी लेवल पर तो वो अपनी मौजूदगी वहां पर दर्ज कराएंगे। उसके लिए काम, क्योंकि अमित शाह का काम करने का तरीका ही दूसरा है। वो हालांकि इसका अक्सर इस रिजल्ट के साथ दिखेगा इस इलेक्शन में, वो 5 साल लगातार इलेक्शन मोड में रहते हैं, काम करते रहे, तो देखना ही होगा कि उनका ये इलेक्शन मोड कितना कामयाब हुआ, वो तेज को पता लगेगा और कहां कहां खाता खुल पाया, कहां कहां अपनी मौजूदगी दर्ज हो पाई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक से जब लौटेंगे तो अर्पित से बात करेंगे, नौजवान सियासी विश्लेषक हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, उनसे भी समझेंगे साउथ का गणित।